बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम वणज वापार में खुश आमदीद। आऊँ तव्हांजो होस्ट ज़ुहैब काका। नाज़रीन, पाकिस्तान में फाइनेंशियल करप्शन के हवाले से, इक़्तिसादी करप्शन के हवाले से का मुअस्सिर कानून साज़ी छो कोन्हे का, जेकर आहे तो उन ते अमल छो नथो थिए। जेकर असां मुख़्तलिफ़ ऑर्डिनेंसी एक्ट की ॻाल्हि कयूं या रिफॉर्म्स एक्ट की ॻाल्हि कयूं, तो उहे अहिड़ा छो आहिनि जंहिंमें पाकिस्तान में रहंदड़नि खे इहा इजाज़त मिले थी त हू केतिरो पैसो डॉलर में कन्वर्ट कराए ॿाहिरि खणी वञी सघनि था। इन ते पाण डिटेल में पाण पंहिंजो प्रोग्राम कंदासीं। कुझु जा लिंक्स पाण पनामा लीक्स सां गॾु बि जोड़ींदासीं। छाजे करे जो हिन वक़्तु बर्निंग इशू आहे। अॼु बि ॾिठोसीं सुप्रीम कोर्ट जेको फ़ैसिलो ॾिनो आहे पनामा लीक्स जे हवाले सां, उहो तव्हांजे साम्हूं आहे। ऐं उन में ॾिठो इहो पियो वञे त हीउ मामिलो अञा वधीक डिले थींदो या इन खे कयो वेंदो हुकूमत जे पारां या अपोज़िशन जे TOR जे हवाले सां। 1992 में मियां साहब पंहिंजी पहिरीं हुकूमत में हिकिड़ो कानून पास कयो, एक्ट पास कयो हुयो, जंहिंखे चइजे थो प्रोटेक्शन ऑफ इकनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट 1992। उन में मुख़्तलिफ़ शिकुर में इहा ॻाल्हि मौजूदु आहे त पाकिस्तान मां को बि माण्हू, पाकिस्तानी हुजे, इन्वेस्टर हुजे, फाइनेंस सां रिलेटेड को माण्हू हुजे, बिज़नेस सां रिलेटेड माण्हू हुजे, उहो पंहिंजो डॉलर में अकाउंट खोलाए करे डॉलर्स ॿाहिरि मुल्क खणी वञी बि सघे थो, उतां खां खणी अची बि सघे थो। जेकर पाण हिनखे आसान लफ़्ज़नि में सम्झणु चाहियूं त करप्शन जो पैसो बि ॿाहिरि वञी सघे थो ऐं वरी रेमिटेंस जी सूरत में वापसि अची सघे थो। हिन रिफॉर्म एक्ट जे अचण खां पोइ मुख़्तलिफ़ एक्ट्स या मुख़्तलिफ़ ऑर्डिनेंस जी भञकिड़ी थी या उन्हनि जे अंदरि अमेंड कयो वियो। जेकर पाण इहे चऊं, उहे जेके आहिनि उहे आहिनि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1947, कस्टम एक्ट ऑफ 1969 ऐं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ऑफ 1979। इन्हनि जे अंदरि अमेंड करण खां पोइ इहो एक्ट आंदो वियो हुयो, जेको अॼु ताईं लागू आहे। ऐं मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते मुख़्तलिफ़ हवाले सां पाकिस्तान जा जेके पैसा आहिनि उहे डॉलर में कन्वर्ट थी करे ॿाहिरिनि मुल्कनि में वञनि पिया, उते इस्तेमालु थियनि पिया। ऑफशोर कंपनी उनजो हिकिड़ो मिसाल आहे। ऐं हिन वक़्तु जॾहिं असां इहा ॻाल्हि कयूं पिया त हीअ सभु कुझु मामला बहितर थियणु खपनि, हिन हुकूमत खे इक़्तिसादी पॉलिसीज़ बहितर खां बहितर ठाहिणु खपनि, उन वक़्तु असां ॾिसूं पिया त न इन ते हुकूमत पाण ॻाल्हाइण लाइ तयारु आहे, न अपोज़िशन इन ते ॻाल्हाइण लाइ तयारु आहे। त हिन एक्ट खे ख़तमु कयो वञे, इन ऑर्डिनेंसिस खे ख़तमु कयो वञे। अहिड़ियूं जेकॾहिं मराहतूं आहिनि या अहिड़ा जेकॾहिं रूल्स एंड रेगुलेशन आहिनि जंहिंजे थ्रू पाकिस्तान मां पैसो ॿाहिरि वञे थो, चाहे उहो हवाला हुजे, चाहे उहो हुंडी हुजे, चाहे उहो ट्रक में पैसा ॿाहिरि खणी वञणा हुजनि या लाउंचनि में पैसा भरे करे ॿाहिरि खणी वञणा हुजनि, इन्हनि सभिनि ते कीअं कंट्रोल करे सघिजे थो, इन ते पाण डिटेल में ॻाल्हाईंदासीं। टेलीफोन कॉल ते असां वठण जी कोशिशि कंदासीं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब खे। पाण मुआशी माहिरनि तज़िया निगारनि स्टूडियो में मूंखे जॉइन कयो आहे। मुबशिर मीर साहब पाण सीनियर एनालिस्ट आहिनि, उन सां गॾोगॾु रशीदुद्दीन राशिद साहब पाण सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अगूणा कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जा, हिन वक्त सीनियर तज़िया निगार ऐं सीनियर मुआशी माहिर। थैंक यू मीर साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू रशीद साहब, आप आए हमारे पास स्टूडियो में। मीर साहब आपसे शुरुआत करूँगा, ऐसे कानून क्यों है जिससे ये हो रहा है कि पाकिस्तानी जितना पैसा चाहें डॉलर अकाउंट में कन्वर्ट करके यहाँ से अकाउंट्स खुलवा कर बाहर लेके जा सकते हैं, या वो लेके आ सकते हैं रेमिटेंसेस में कन्वर्ट करके। बहुत सारे ज़राए मौजूद है जिनसे हमारा पैसा बाहर जाता है, वहाँ जाके ऑफशोर कंपनीज भी खुलती हैं, वहाँ से वो फिर कन्वर्ट होके वापस पाकिस्तान भी आता है, फिर यहाँ भी लग जाता है, वो नज़र नहीं आता। फिर ऐसा क्यों होता है? अच्छा, बहुत शुक्रिया ज़ुहैब। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि स्टेट के ऊपर, रियासत के ऊपर जो एतमाद है वो इसका सबसे पहले ज़रूरी है कि एक शहरी का रियासत के ऊपर एतमाद कितना है। वो खा कारोबारी है या एक आम शहरी है या उससे भी समझ लें कोई जिम्मेदारी है उसके पास, रियासत पे एतमाद जो है ये मेरा ख्याल है कि सबसे पहला पॉइंट है। और रियासत पे एतमाद क्यों नहीं है कि हम कई ऐसी वजूहत हैं, कोई एक वजह नहीं है, लेकिन मैं उसमें से एक दो जो है उनकी निशानदेही करूँगा। एक चीज़ तो यह है कि हम ऐसा एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम ही नहीं बना पाए अभी तक कि जिसमें मैं एक अच्छे तरीके से कारोबार कर रहा हूँ और मैं टैक्स भी दूँ, सब कुछ करूँ और मुझे जो इदारे हैं वो तंग भी ना करें और मैं ग्रो भी करूँ। मैं आपको बताऊँ, आज हम देख रहे हैं कि एक शख्स पाकिस्तानी, जिसका पाकिस्तानी नियाद, वो लंदन जैसे शहर का मेयर बन गया है तरक्की करते करते। वहाँ से एक बंदा जो है, जो हमारे गवर्नर भी रहे, वो वहाँ के मेंबर पार्लियामेंट बने, इतना बड़ा वो बिजनेस भी चलाते हैं, कोई उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस नहीं है, कोई कुछ नहीं, कारोबार भी ट्रांसपेरेंसी है। इसका मतलब है कि उन मुल्कों के अंदर जिनको हम आइडलाइज करते हैं, वो खा यूरोपियन हैं, यूके है, अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, जिसकी नेशनैलिटी के लिए और इमिग्रेशन के लिए पाकिस्तान के या हमारे जैसे और भी बहुत से मुल्कों के लोग जो हैं वो भागते हैं उसकी तरफ। क्या वजह है? दीवारें भी हमारे जैसी हैं, ज़मीन भी हमसे अच्छी नहीं है, सिर्फ सिस्टम है, उस सिस्टम में पिनपने का मौका मिलता है। सही, यही वजह है कि अगर यहाँ पे जो सिस्टम है, और अजीब बात यह है कि जिन लोगों ने ये काम किया है
वो खुद हुकूमतों के हिस्से हैं, आज भी हैं, माजी में भी थे, और पहले भी मेरा ख्याल है उनका कहीं ना कहीं लिंक रहा है, इतने इन्फ्लुएंशियल हैं। वो खुद भी इस सिस्टम को नहीं बना पाए। तो ये जो सारा एक पूरा एक मैस क्रिएट हुआ है पाकिस्तान के अंदर, ख़ास तौर पर जब करप्शन का पैसा भी बहुत ज़्यादा आया है, किसी हद तक हम कह सकते हैं कि करप्शन थी तो नहीं, करप्शन के मौके ज़रूर थे 70s तक की जो पाकिस्तान की हिस्ट्री है लोग, लेकिन उस वक्त अखलाकी इक़दार का जो एक प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा था सोसाइटी के अंदर। 80s की जो दहाई आई है जिसके अंदर एक अजीबो गरीब कैफियत इस पूरे रीजन की हुई है, वॉर की वजह भी थी, फिर उसके बाद पैसा भी कई ज़राए से आ रहा था, उसके बाद ये इस तरह के चीज़ें जो हैं पैदा हुई और लोगों ने पैसा बनाया जिसको फिर छुपाने के लिए, और उसमें तकरीबन आप समझ लें कि हर सूबे से लोगों ने बनाया, हर शोबे से बनाया, उसमें सियासत में भी लोग आए, उसमें भी थे सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी में भी लोग थे, पैसा इस तरह का आ रहा था। अफगानिस्तान की जो एक इमदाद थी उसी दौरान ही आप देखें बहुत सी कंपनियों की हिस्ट्री आप देखें 80s की है, किसी की 90s की। सही, यानी शुरू से ही हम सिस्टम नहीं बना पाए। ये हमारी रियासती कमजोरी है, सही नाअहली है कि हम ऐसा ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं ला सके। ना इसमें स्टेट बैंक कोई अपना रोल प्ले कर सका है, ना FBR का जो है वो आ सका है, ना हमारा जुडिशियल सिस्टम इस तरह की चीजें जो है एड्रेस कर सका है कि वो इन चीजों के ऐसे जो है वो ऐसे प्रेसिडेंट सेट करता या ऐसे फैसले देता कि इन चीजों की रोकथाम हो सकती थी। लिहाजा ये ऑफशोर कंपनियां वैसे तो कानूनी होती हैं, लेकिन जिसमें पैसा उसमें गया, वो पैसा हासिल कैसे हुआ वही सवाल है आज, वो पैसा ट्रांसफर कैसे हुआ ये भी सवाल है, ये दो ही सवाल है। अच्छा, इसमें 90s की जब हम बात करते हैं रशीद साहब, आपकी बड़ी कड़ी नज़र रहती है हुकूमत के अपनी पॉलिसीज़ के ऊपर भी। 92 में जब भी इकनॉमिक रिफॉर्म एक्ट वहाँ पे उन्होंने कराया था, आगे जब उसको लाए थे, उससे पहले या उसके बाद क्या ज़रूरत पड़ी? ठीक है, मानते हैं भुट्टो साहब की नेशनलाइजेशन पॉलिसी के बाद जब हम दुनिया को देखते हुए लिबरलाइजेशन की तरफ जा रहे थे 92 में, और जब हम ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे थे, तब वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के हवाले से हमें ज़रूरत पड़ी कि हम कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन पास करें। लेकिन इतने आसान रूल्स एंड रेगुलेशन क्यों कि हर पाकिस्तानी तब से लेके आज तक ऐसी रूल्स को यूज़ करते हुए, अयान की बात नहीं कर रहा, बाकी जितने वो यूज़ करते हुए पैसा बाहर लेके जा रहे हैं, वो तो बेचारी कैश लेके जा रही थी, गैर अयान वो कैश लेके जा रही थी, अब अकाउंट के थ्रू तो हम लेके जा सकते हैं। खैर ज़ुहैब, देखिए आपने ये जो 1992 की रिफॉर्म्स की एक्ट की बात हो रही है, उस वक्त तो ज़रूरत थी, हमारा मुल्क जो है डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा था और हमें फ़ॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत थी। हमारी इकोनॉमी में उस वक्त इतना पोटेंशियल नहीं था हमारी एक्सपोर्ट्स में कि हम अपनी इंपोर्ट्स के अगेंस्ट बिल पे कर पाएँ। तो उस डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए उस वक्त जो गवर्नमेंट ने ये एक आसानी पैदा की थी कि फ़ॉरेन एक्सचेंज के जो भी अकाउंट्स खोले जाएंगे उनसे सोर्स ऑफ इनकम या बाहर से सोर्स नहीं पूछी जाएगी। वो एक टाइम फ्रेम तक तो बात समझ में आती थी, और जो भी इस किस्म के स्टेप्स लेने चाहिए उनको रिविज़िट करना चाहिए, उनको एग्जामिन करना चाहिए कि आया उसका वॉल्यूम कितना आ रहा है और उसके असरात क्या हो रहे हैं। आज इस बात को हम तकरीबन कोई 18 साल के बाद डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है 8 साल ये हो गए और 16 बल्कि ज़्यादा 24 साल के बाद डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ पहली तो ये सबसे बड़ी ज़्यादती है कि आपने इसको, हमारी हुकूमतों ने इसको एड्रेस नहीं किया, और वो अब मैं उसको यकीनन मैं उनसे किसी किस्म की उनके बारे में मैं बदज़न नहीं हो रहा, लेकिन हकीकतन ये है कि उसके बाद जो जो हुकूमतें आती गई, चूँकि उसमें उनका मिजाज ज़्यादातर कारोबारी था, तो उन्होंने इनको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया। इसको रिविज़िट करने की ज़रूरत है। दूसरी बात यह कि हमारा जो पार्लिमानी निज़ाम है, वो पार्लिमानी निज़ाम अब तक हम सिर्फ दिखने में ये आया कि सिर्फ इल्ज़ाम तराशी का नाम है। आई एम वेरी सॉरी विद द पार्लियामेंटेरियंस, बट पार्लियामेंट का काम होता है कि हमारे वक्त के साथ साथ जो है वो कानून साजी करते चली जाए। एक ऑर्डिनेंस आया था, याद रखिए, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करें, दैट वाज एन ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस के बाद यकीनन वो असेंबली से पास हुआ है, असेंबली ने उसे पास किया है, असेंबली ने पास करते वक्त नहीं देखा। अच्छा, इसमें पैसा डॉलर्स पाकिस्तान में आने की बात अलग थी, लेकिन यहाँ से ले जाने पर भी उसी तरह की आसानियाँ पैदा कर दी गई, जो एक बहुत बड़ा फ्लॉ था। उस वक्त भी हमारे इकोनॉमिक्स थे जिन्होंने इस बात पर एतराज़ किया था, लेकिन उसको एड्रेस नहीं किया गया। अब जब हम बात करते हैं पाकिस्तान से पैसा जाना और पाकिस्तानियों की बाहर कंपनीज जो आजकल सबसे बड़ा शोर है, तो आप ज़ुहैब इस बात को समझिए कि एक तो मुल्क से बाहर कंपनियां बनाने का इख्तियार भी है,
और बाज़ औक़ात कारोबारी मजबूरियों और कारोबारी ज़रूरियात के लिए भी कंपनीज पाकिस्तान से बाहर बनाई जाती हैं ताकि हम उनके साथ डील कर सकें, उन मुल्कों के साथ और उन कंपनी के साथ, फॉरेन कंपनीज के साथ जो कि हमारे साथ पाकिस्तान में रहते हुए काम नहीं कर सकती। ठीक है। ये जो आजकल जो भी कुछ सिनेरियो आपके टीवी पर और चैनल्स पर चल रहा है, इसमें आप देखेंगे तो ज़्यादातर लोग जिनके नाम आ रहे हैं, मोर देन 95% मैं समझता हूँ, शायद इससे भी ज़्यादा लोग हैं, तकरीबन सारे लोग हैं जो कि बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं, ख़्वा वो कुछ सियासतदान हो या वो बहुत मुख्तसर से नंबर ऑफ सियासतदान हैं, लेकिन वो भी वो जो कि कारोबार से वाबस्ता है। तो लिहाजा ये जो इस वक्त एक स्कैंडल, एक स्कैम सामने आया, ये टोटल बिजनेस रिलेटेड स्कैम है और इसमें जितना पैसा इन्वॉल्व है, वो पैसा जो जायज़ है वो तो अपनी जगह है, लेकिन वो पैसा जो नाजायज़ है वो सारा का सारा टैक्स इवेजन से या इनकम को छुपा करके इस मुल्क से बाहर ले जाया गया। लेकिन यहाँ मैं एक जस्टिफिकेशन और भी दूं, एज बीइंग अ बिजनेसमैन, इसमें बहुत सारी इनकम वो भी है जो हमारे बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स ने बाहर ही जनरेट करके बाहर ही इन्वेस्ट कर। ठीक है। अब हमारे यहाँ कानून ये होना चाहिए कि हर पाकिस्तानी को अपनी इनकम फ्रॉम इनसाइड द कंट्री और अदर रिसोर्सेज डिक्लेयर करनी चाहिए। अब जब हम बात करते हैं कि जनाब मेरी इनकम अगर पाकिस्तान से बाहर किसी बिजनेस कंसर्न में है तो आया मैं उसे पाकिस्तान में डिक्लेयर करूं या ना करूं, और अगर मैं करूं तो फिर गवर्नमेंट उसके साथ क्या सलूक करेगी। यहाँ पे वो बात आ जाती है जो मेरे साथी ने कहा कि यहाँ पर रियासत पर एतमाद की फुकदान नजर आता है, लिहाजा मैं अपने फॉरेन एसेट्स को और फॉरेन इनकम्स को छुपाता हूँ। ठीक है, तो इन चीजों को यकीनन हमारे साथ टेलीफोन कॉल पे मौजूद। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें टेलीफोन कॉल पे वक्त दिया। डॉक्टर साहब, पाकिस्तानी अवाम के हालात तो आपके सामने ही है, लेकिन इस वक्त जो पनामा लीक्स और रिफॉर्म्स एक्ट के हवाले से जितने भी दूसरे मामले हैं वो भी आपके सामने हैं। पैसा कोई भी किसी भी तरह से बाहर लेके जा रहा है और लेके भी आ रहा है, कानून साजी का फुकदान है, करप्शन हमें जो है वो अब बिल्कुल पेपर्स में भी नजर आ रही है, खुल के सामने आई है। इस पर आप क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब मुझे सुन रहे हैं? डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ो बियर डॉक्टर साहब से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करना थी नाज़रीन, डॉक्टर साहब शायद हमारी आवाज़ नहीं सुन पा रहे। अच्छा, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा वो ये कि क्या आप समझते हैं कि बिजनेसमैन जिनके नाम आए हैं, जैसे आपने कहा, उसमें मोस्टली तासुर ये जा रहा है कि पैसा वही है जो छुपाना ही चाहिए था, जो उन्होंने छुपाया है वही पैसा बाहर लेके गए, यानी नेगेटिविटी अखलाकन भी गलत है और हमारे पाकिस्तान के रूल्स एंड रेगुलेशंस के भी उसके खिलाफ है। क्या मौसर इक़दाम होने चाहिए? देखिए ज़ुहैब, इसके हवाले से हमारी सेनेट की कमेटी बाकायदा डिस्कस कर चुकी है, मांडवी वाला और उसके सामने FBI। देखिए कानून में इस बात की आज गुंजाइश है, 1992 का एक्ट मौजूद है आज तक, लिहाजा पाकिस्तान से एज पर लॉ फॉरेन एक्सचेंज बाहर ले जाने पर कोई पाबंदी नहीं है। राइट, एक बात तो ये तय है, अनलेस कि ये एड्रेस हो। हाँ, हम इस बात पर बहस कर सकते हैं ये इस कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है। दूसरी बात यह है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि बाज़ी कंपनियां ज़रूरत हुआ करती हैं। अब इस बात को इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है कि किसी शख्स ने सरमाया बाहर जिस कंपनी में लगाया हुआ है और उस कंपनी के लिए वो पैसा वहाँ से कहाँ आया, वो जवाबदेह है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी की कोई लॉ नहीं है ज़ुहैब। इस वक्त कोई शख्स जिसकी फॉरेन इनकम है उसकी अकाउंटेबिलिटी की कोई लॉ नहीं है। मैं और अब इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं ज़ुहैब जिनके पास अदर कंट्रीज़ के पासपोर्ट होल्डर्स हैं। मैं जानता हूँ जो बिजनेसमैन की लिस्ट आई उनमें मेजॉरिटी के पास जो है दूसरे मुल्कों के पासपोर्ट्स हैं। कोई कनाडा का पासपोर्ट होल्डर है, किसी के पास USA का इमिग्रेशन है, कोई ऑस्ट्रेलियन रखा हुआ है। तो इसमें बहुत सारी कबाहतें हैं। हमें चाहिए, देखिए इसमें उलझने के बजाय हमें उन चीज़ों को प्लग करना चाहिए है कि जहां ये सारी चीज़ें ड्रेन हो रही हैं। एक तो ये कि टैक्स इवेजन, यस टैक्स इवेजन इस मुल्क में नहीं होनी चाहिए, स्मगलिंग इस मुल्क में नहीं होनी चाहिए। टैक्स इवेजन पे ही मैं डिटेल में आपसे पूछूं, डॉक्टर साहब से बात करें। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम अस्सलाम। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें वक्त दिया। पाकिस्तानी अवाम के हालात आपके सामने हैं, पनामा लीक्स भी आपके सामने हैं, और जो पाकिस्तान में निज़ाम राइज है जो करप्शन को या पैसे को बाहर जाने से रोक नहीं सकता वो भी आपके सामने है। क्या कहेंगे इस पे? देखिए पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ से जो दौलत जायज तौर से कमाई जाती है और जो नाजायज तौर से कमाई जाती है, यानी टैक्स की चोरी से या करप्शन से या रिश्वत से या पत्थर से, इसको दोनों किस्म की दौलत को कानूनी और गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान से बाहर भेजना मुमकिन है बगैर कौमी खजाने में एक पैसा दिए। इसका मतलब ये है कि अगर एक आदमी के पास टैक्स की चोरी का, रिश्वत का पैसा है तो ऐसे तरीके मौजूद है कानूनी और गैर कानूनी कि वो पैसा भाग चला जाए और हुकूमत के पास कौमी खजाने में एक पैसा नहीं आता।
दूसरी बात यह है कि इस मुल्क में जो नाजायज तरीके से दौलत कमाई जाती है, रिश्वत से या टैक्स की चोरी से या भत्ते से, उसको पाकिस्तान में बगैर कौमी खजाने को 1 रुपया दिए सफेद बनाना मुमकिन है। ये दो बातें अगर समझ में आ जाए तो सारे मसले हल हो जाएंगे। मेरा सिर्फ कहना यह था कि अगर आपके पास रिश्वत का पैसा है और आप उसको बाहर भेज देते हैं हवाले के जरिए और फिर रेमिटेंस मंगा लेते हैं 111(4) के तहत, तो कौमी खजाने का तो 1 रुपया नहीं आया, मगर वो पैसा रेगुलराइज हो गया, कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिल गया। बिल्कुल बात। इसी तरीके से अगर किसी के पास जायज या गैर कानूनी पैसा है, वो मार्केट से डॉलर खरीदता है मुख्तलिफ छोटे छोटे अमाउंट, और वो मुख्तलिफ बैंकों में डॉलर अकाउंट में जमा करता है और फिर बैंक को लिख के देता है आप ये पैसा बाहर दे दें तो चला जाएगा। बैंक को इससे ताल्लुक नहीं है कि डॉलर जो आपने खरीदे थे वो जायज पैसे से खरीदे थे कानूनी। एक तो ये चीज है। दूसरी बात यह है कि जो पाकिस्तानी 183 दिन से ज्यादा बाहर रहते हैं, वो जो दौलत कमाते हैं, जो भी करते हैं, उनको पाकिस्तान में गोशवारे दाखिल करने की जरूरत नहीं है और उनसे कोई सवाल एहतियात नहीं पूछ सकता। एक और ये बात, इस पस मंजर में जब आप देखेंगे तो पनामा की जब आप बात करते हैं तो इसका मतलब यह है एक सियासी खेल है, और जो लोग ज्यादा शोर मचा रहे हैं, मैं सियासी पार्टियों की बात कर रहा हूँ, वो भी नहीं चाहते कि केस आगे बढ़े, क्योंकि फिर उनकी तबाही तो यकीनी है। इसलिए कि वो बड़ी पार्टियां जो शोर कर रही हैं, उनके अहम जो अफराद हैं वो मुलविस हैं और उनका ऑफशोर कंपनी में अकाउंट है, और ये भी साबित है कि वो जो है वो नाजायज पैसा था। लेकिन जिन लोगों के बाहर पैसे हैं ऑफशोर कंपनी में, तो सिर्फ पैसे होना कोई जुर्म नहीं है। जुर्म ये है कि आप ये साबित कर सकें कि वो गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल हुआ। सही। अगर ये साबित नहीं हो सकता, जैसे कि निशान नहीं छोड़े और वो हुंडी के जरिए चला गया, तो फिर वो साबित कैसे होगा कि यहाँ से गया, तो जुर्म बनता नहीं है। इसी तरह से अगर किसी आदमी ने, पाकिस्तानी ने बाहर दौलत कमाई और वो बाहर ही रहता था, उसने वो पैसे वहां ऑफशोर में जमा कर दिए, तब भी जो है वो कोई जुर्म नहीं है। तो जो पाकिस्तान का तजर्बा है, जो मैंने यूरोप में देखा है, उसकी रोशनी में मैं पूरी जिम्मेदारी से ये कह रहा हूँ कि आप सुप्रीम कोर्ट का कमीशन बना दें, आप फ्रांसिक ऑडिट करा दें, सियासी पार्ट के सियासी तौर पर किसको नुकसान होता है, फायदा होता है, कौन गिरता है नहीं गिरता, मगर जुर्म साबित होने का इम्कान 1% से भी ज्यादा नहीं है, और पैसा वापस आने का इम्कान भी 1% से ज्यादा नहीं है। ये एक सियासी खेल हो रहा है, और जैसे मैंने कहा, ये जो खेल कर रहे हैं वो ये मुतालबा नहीं कर रहे कि जो आज पैसा बाहर जा रहा है उसको रोकें, नंबर 1। तो ये उनकी नीयत जाहिर करती है कि वो ये क्यों नहीं कह रहे कि भाई जो चला गया वो तो आप तहकीकात होती रहेगी, मगर जो है उसको तो रोक लें, वो तो कानून में तब्दीली करें, 111(4) को खत्म करें, ये डॉलर अकाउंट जो है उससे बाहर पैसा ना जाए अगर मैंने डॉलर खरीदा है। ये दूसरा। और आखिरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है कि पनामा की जब आप बात करते हैं तो कई लाख पनामा तो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, जो हुकूमत के पास इल्म है, प्रॉपर्टी है, और जनाब बैंकों के डिपॉजिट्स हैं, नेशनल सेविंग्स है, शेयर्स हैं, तो ये पैसा है और गाड़ियां हैं। तो बहुत से ऐसे हैं जो कि डिक्लेयर नहीं है, वो अरबों पनामा है, लेकिन बैंकों के पास है, प्रॉपर्टीज हैं जिनके आइडेंटिटी कार्ड नंबर भी हम हुकूमत के पास हैं या रिकॉर्ड में है, और नाम भी है। उसको आप अगर उनकी रिटर्न से कंपेयर कर लें कि वो टैक्स देते हैं नहीं, तो वो पकड़ा जाएगा और उससे कई हजार अरब रुपए की आमदनी हो जाएगी। ये भी कोई मुतालबा नहीं कर रहा। तो हंसने की बात यह है कि जो आपके दस्तरस में है वो तो आप पकड़ते नहीं है, और जो आपके कब्जे में नहीं है, जो आपको कोऑपरेट नहीं करेंगे, उसके पीछे आप भाग रहे हैं, तो ये नियत बता रहे हैं। ये है तो सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जल्दी मैं आपसे ये जरूर पूछना चाहूंगा कि इस वक्त या शुरू से लेके जैसे भी पाकिस्तान से पैसा बाहर भेजा जा रहा है, चाहे वो हवाला हो, हुंडी हो, चाहे वो ट्रक भर के भेजा जा रहा हो, या रिफॉर्म्स एक्ट को सामने रखते हुए कुछ लोग पैसा बाहर ट्रांसफर करते हो, इसके थ्रू पाकिस्तानी मैशियत को कितना नुकसान हो रहा है अंदाजन? देखिए, मेरा अपना जो मेरा जो वो है एस्टिमेट, वो ये है कि 150 अरब डॉलर लूटने के बाद पाकिस्तान बाहर गया है। जो जायज पैसा बाहर गया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। लूटा हुआ 150 अरब डॉलर पाकिस्तान से बाहर गया है, और जो उसमें उन्होंने टैक्स नहीं दिया या रिश्वत है। तो ये तो मईशत के लिए तबाहकुन इसलिए है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी तो आई नहीं रही है। आप देखें तो चीन ने जरूर बात की है, लेकिन अगर आप मुशर्रफ के दंजों से आज तक देख लें तो सरमायाकारी तो पाकिस्तान में आई नहीं है। मुशर्रफ के जमाने में जो फिगर आपको ऊंची नजर आती है वो एक्चुअली निष्कारी थी। आपने हबीब बैंक भेज दिया, यूनाइटेड बैंक भेज दिया, रिफाइनरीज भेज दी। बेसिकली सरमायाकारी पाकिस्तान में आ नहीं रही है, लेकिन दुबई में 4.4 अरब डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तानी ने 2 साल में कर दी।
तो पैसा जब मुल्क में सरमाकारी नहीं आती, कौमी बचतें नहीं हो रही, लोग टैक्स नहीं दे रहे, हुकूमत टैक्स नहीं दे रहा और पैसा भी बाहर जाएगा, तो फिर तो आप तो खोखले हो रहे हैं ना। तो ये चीज समझने की है, गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई की बड़ी वजह करप्शन, टैक्स की चोरी और पाकिस्तान से बाहर फरमाया जाना है, बाहर मुंतकिल होना है, इसमें कोई शुबे की बात नहीं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना वक्त दिया। मीर साहब, कानून साजी क्यों नहीं हो रही? बात वही आएगी, जैसे रशीद साहब कह रहे थे ना कि जो लोगों की कंपनीज आ रही हैं वो कारोबारी भी हैं, और इस हवाले से एक बड़ा कहा जाता है, बहुत समझदार लोगों ने बहुत पहले कहा था और सदियों पहले कहा था कि कभी कारोबारी शख्स को अपना हुक्मरान ना बनाओ। सही। और वो जो पॉलिसी बना रहा हो और साथ वो कारोबार भी कर रहा हो, तो वो कौन सी ऐसी पॉलिसी बनाएगा जिसमें उसका जो है वो फ़ायदा जो है वो कम हो और दूसरों का ज़्यादा हो। तो आप देखें कि यहाँ पे वही कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ही है कि जितने लोग जो हैं वो पार्लियामेंट में बैठते हैं, उनके अपने इंटरप्राइजेज हैं, बहुत बड़े बड़े उनके कारोबार हैं। आप देखें कि एक पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा इशू है जी, ज़री टैक्स लगना चाहिए। तो आप मुझे बताएं कि पार्लियामेंट में कितने ऐसे लोग हैं जिनकी ज़मीनें नहीं हैं, बहुत कम हो गए, लेकिन सभी होंगे, कुछ को छोड़ के, तो वो ज़री टैक्स भी नहीं लग रहा। एक कहता है जी वो सूबाई हुकूमतें लगाएंगी, सूबाई हुकूमतें कहती हैं नहीं जी फलां लगाएं। फिर उसी की मद में आप देखें कि जो लोग किसी और ज़राए से पैसा कमा रहे हैं, उन्होंने एक ज़री ज़मीन रखी हुई है, वो उसी में शो करके उसको वहाँ से बचा रहे। सारी चीज़ फिर घूम के एक जगह आएगी कि हमें बिलीव होना चाहिए, और वो पहले हमें वो सिस्टम हमें इंट्रोड्यूस कराना चाहिए रियासत के लेवल पे कि जो पैसा मैं दे रहा हूँ टैक्स मनी, वो पैसा सही इस्तेमाल होगा, सही, वो पैसा जो है वो इसी मुल्क में लगेगा, उसके साथ वो सलूक नहीं होगा जो हम वीआईपी कल्चर का देखते हैं, या उसमें देखते हैं कि हम बड़े बड़े जो ब्यूरोक्रेट्स और सारे जो बिजनेसमैन वो जो पॉलिटिशियंस हैं वो अपने अल्ले तल्ले पे खर्च कर रहे हैं पैसा। तो मेरे अंदर कैसे अर्ज पैदा होगी? ना तो एजुकेशन जो है ज़ुहैब वो हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी ली हुई। आप देखें आहिस्ता आहिस्ता 70-80% तक एजुकेशन जो है वो प्राइवेटली हो गई है, सिक्योरिटी प्राइवेट हो गई है, मेडिकल प्राइवेट हो गया है। हर चीज़ अगर आपको बेहतर चाहिए तो आप अगर ख़रीद सकते हैं तो ख़रीद लें, अदरवाइज़ रियासत ने अपनी जिम्मेदारियों से हाथ उठाना शुरू किया हुआ है और मुसलसल उठाते जा रही है। तो ऐसी सूरत में जो एक एतमाद है रियासत के ऊपर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो काफ़ी कमज़ोर है, हर शहरी का कमज़ोर है, और उसका भी कमज़ोर है जो पावर में है, जो इंजॉय कर रहा है, जो पावर इंजॉय कर रहा है, जो इस फैसिलिटीज़ को इंजॉय कर रहा है, वो भी ये समझ रहा है कि जब तक ये मेरा दाव लगा हुआ है तब तक तो चलाओ। लेकिन ये है कि मैं अपनी जेब से इसको, आप देखें पार्लियामेंट के अंदर जो कैंटीन है, जो एक कैफे है, उसका टैरिफ कितना डिस्कस हुआ है सोशल मीडिया के अंदर, और उनको तो बड़ी मराहत हासिल है, उनसे तो इस तरह नहीं होना चाहिए, इतना सब्सिडाइज नहीं होना चाहिए। सब्सिडाइज तो एक किसी मजदूर की मंडी में होना चाहिए, किसी कैंटीन को सब्सिडाइज जो है वो यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, सब्सिडाइज किसी हॉस्पिटल में होना चाहिए, वहां पे लोगों को मौका दिया जाता है कि लूट लो। तो एक चीज आवाम को लूट लो, हमें छोड़ दो। अच्छा, एक छोटी सी मैं आपको बात बताऊं, देखें कितना यानी कि अनफेयर है कि मैं एक मजदूर से पैसे किस तरह रियासत जो है ना वो खींच रही है। एक छोटा सा सिस्टम होता है हर स्टेशन के ऊपर, रेलवे स्टेशन के ऊपर कुल्ली का सिस्टम, आपके इल्म में है, वो ठेका होता है उसका। कराची का ठेका मैंने पता किया तो 56 लाख का ठेका है, 5.5 लाख उसके ऊपर टैक्स है। लाहौर का 32 लाख है, उसी तरह उसी रेशो से उस पर टैक्स है। हर कुल्ली जो मजदूरी कर रहा है वो अगर किसी मुसाफिर को बस और ट्रेन पे सवार करा रहा है तो अगर उसे 100 रुपया देता है मुसाफिर तो 30 रुपये ठेकेदार काटता है। इसके बदले में ना तो जो 56 लाख रुपया लेगा रेलवे लेगा मजदूर से, और अल्टीमेटली वो दे रहा है उसको मुसाफिर दे रहा है, वो उसके बदले में उसे इलाज भी नहीं उसका करवाता, उसको कोई इंश्योरेंस भी नहीं देता। कुछ चीज मैं कह रहा हूं कि आप देखिए एक बंदा नंगे पांव एक शर्ट सी वो रेड कलर की पहन के पागलों की तरह मुसाफिरों के पीछे भागता है और फिर वो 100 रुपया कमाता है, 30 रुपये वो ठेकेदार को देता है, वो 30 रुपये रेलवे के खाते में जाते हैं। अब ये पूछना चाहिए रेलवे की अथॉरिटीज से
कि भाई ये तुम पूरे पाकिस्तान से कितने जमा करते होगे कुल्ली की मद में पैसे, 2 करोड़ जमा कर लेते होगे, 4 करोड़ कर लेते होगे, लेकिन इसके बदले में तुम उनको क्या देते हो? मसलन ये तो आलम है कि जो गरीब है, जो जिसकी पावर, जिसके पास, जिसकी आवाज कमजोर है, उसको तो रियासत और दबा रही है, ठीक है, और जिसकी पावर है इसीलिए कानून साजी, वही लोग बैठे हैं वो कानून साजी नहीं करते, जिसकी वजह से आप समझ लें कि इतनी बड़ी तादाद में जो अवाम है वो सफर कर रहे हैं। सही। अच्छा, आगे 2-2.5 मिनट हमारे पास, कानून साजी कैसे होगी, पॉसिबल है? देखो पॉसिबल तो है, लेकिन विल होनी चाहिए, और दूसरी बात ये कानून साजी के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन हो चाहिए। इस मुल्क में सारे कानून मौजूद हैं, इस मुल्क में हर सड़क पे चौराहे पे लाल बत्ती लगी हुई है, और लाल बत्ती का मतलब रुकना है, ना हम रुकने की कोशिश करते हैं, ना कोई और रोकने की हमें कोशिश करता है। इस मुल्क में सारे कवानीन मौजूद हैं। आखिर हमारे बॉर्डर से स्मगलिंग कैसे हो जाती है, कंटेनर्स कैसे गायब हो जाते हैं, अफगानिस्तान तक कैसे पहुंच पाते हैं, वापस आ जाते हैं। अभी चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रही है, हमें उसको देखना चाहिए। हमारे मुल्क में अगर करप्शन इतना रहा तो हमारे मुल्क में मजीद कितने माशी नुकसानात होंगे। तो लिहाजा एक तरफ कानून साजी है, एक तरफ इम्प्लीमेंटेशन है। इस मुल्क में बेहतरीन FBI का सिस्टम मौजूद है, दुनिया का बेहतरीन नादरा का सिस्टम मौजूद है, ट्रैकिंग सिस्टम मौजूद है। ऐसी बात नहीं है, इस वक्त हम बहुत सारी चीजें हमारी वर्ल्ड बैंक की वजह से बहुत मॉडर्न तरीके से चल रही है, जिसमें हम किसी को भी ट्रैक डाउन कर सकते हैं विद सिंगल फिंगर टिप से। हम हर शख्स की इनकम मालूम कर सकते हैं। लेकिन वही बात है कि हमारे यहाँ वो विल नहीं है, ना रियासती इदारा ये सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये चाहते ही नहीं किसी से टैक्स कलेक्ट करें। अगर जेन्युइन टैक्स कलेक्ट करने लग जाए तो हमें नया टैक्स लगाने की जरूरत। जैसे मेरे भाई ने कहा, वो मजदूर सिर्फ 70 रुपए 30 रुपए नहीं दे रहा, वो जब माचिस की डिब्बी खरीदता है तो 17.5% टैक्स दे रहा होता है। वो जब मोबाइल का फोन लोड करता है तो 30% टैक्स दे रहा होता है। बात यह है कि हमारे यहाँ हमें इस बात की तरफ जाना पड़ेगा, उन इदारों को भी टिकल डाउन करना पड़ेगा कि जो इस करप्शन की बुनियाद कर रहे हैं और इन चीजों को इंप्लीमेंट नहीं कर रहे। कस्टम लॉज में बताता हूं, हमारे मुल्क में सब अंडर इनवॉइस्ड आता है। हम आपसे कितने प्रोग्राम में मैंने डॉक्यूमेंटेशन की बात की, तो सिस्टम कैसे डॉक्यूमेंट होगा जब पैरेलल इकोनॉमी चल रही होगी, और उसके साथ एक और भी सिस्टम और फिर ये कि ये ब्लैक मनी का, जैसे शाही साहब ने कहा, जब आपने ये खोल रखा है ये दरवाजा, 1992 तक ठीक था, 2002 तक समझ में आता था, इस दरवाजे को फौरी तौर पे क्लोज करें। और बहुत स्ट्रॉन्ग मैं रिकमेंड करूंगा इस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट 1992 को टोटली रीएड्रेस करे ये असेंबली। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच रशीद साहब, आप आए, थैंक यू सो मच मीर साहब। नाज़रीन, इन कंक्लूजन रियासत जेका पाण कोन थी चाहे तो को टैक्स कलेक्ट वधीक थिए ऐं हुननि जे मथां जेके टैक्स छूट आहे या हुननि जे मथां जेके हुननि खे मराहतूं आहिनि उहे ख़तमु थियनि। रियासत पाण नथी चाहे, जेकॾहिं विल हुजे, जेको गेस्ट जो चवणु आहे, जेकॾहिं विल हुजे त हर कमु आसान आहे, उहो थी सघे थो। आख़िर में इन क़िस्म जा जेके बि एक्शन उहे ज़रूरु ख़तमु थियणु खपनि त जीअं आवाम जो जेको हक़ आहे उहो आवाम ताईं पुॼी सघे। ॾिसंदासीं हुकूमत इन हवाले सां ऐं पाना मालिक जे हवाले सां छा करे थी, इन जो फाइनल असांखे सोल्यूशन छा थो मिले। प्रोग्राम में एतिरो ई वठंदासीं इजाज़त। अला भाई।